नमस्कार दोस्तों हम लोग जिस परिवेश में इन दिनों जी रहे हैं उसे अमृत काल कहा जाता है। और ये भी हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर ये तय हो चुका है कि इस वर्ष 14 अगस्त और 15 अगस्त को हम लोग पश्चाताप दिवस के रूप में मनाएंगे। और उस दिन भारत विभाजन की जो विभीषिका है उस दौर से एक बार फिर गुजरेंगे। किसी विभीषिका को दोहराना मित्रों आसान नहीं होता। बहरहाल ये अवश्य है कि अमृत काल की वेला है, अमृत काल की चर्चा चली है, तो हम भी थोड़ा सा साहित्य और विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि जो लेखक वर्ग है या कवियों का जो वर्ग है उसमें विभाजन पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया, ये क्या कारण है। अब इस कारण के बारे में अलग अलग लोगों ने जब मूल्यांकन किया तो अलग अलग राय दी। उनमें सबसे ज़्यादा जो सशक्त राय थी वो सरदार जाफ़री साहब की थी। सरदार जाफ़री, आपने नाम सुना होगा, उर्दू के महान शायर। और कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफ़िल में, ये उनकी एक कविता की नज़्म की एक लाइन है, 2 पंक्तियां हैं कि कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफ़िल में, बहुत अहले सुखन उठे बहुत अहले कलाम आए। लेकिन सरदार कोई नहीं आया उनके मन में। वो सरदार सिख पंथ से उनका अभिप्राय नहीं था, सरदार जाफ़री के नाम से उनको जाना जाता था। और वो अपने ढंग की जो शायरी है, प्रगतिशील शायरी, तरक्की पसंद शायरी, उसके एक स्तंभ के रूप में सामने आए थे। उनकी एक बात बड़ी अभी याद आती है, संदर्भ में याद आती है कि आप विभाजन की बात करते हैं। भाई विभाजन तो उस क्षेत्र की भूगोल का हुआ था, विभाजन संपत्तियों का हुआ था, विभाजन 2 देशों के बीच में बटा था, एक कालखंड और एक भूखंड। लेकिन विभाजन साहित्य का तो नहीं हुआ। साहित्यकारों की सोच तो पाकिस्तान हो या भारत हो वही की वही रही। वो उतनी प्रगतिशीलता के साथ, उतनी ही संघर्षशीलता के साथ, उतनी ही जिजीविषा के साथ लड़ते रहे अपने अपने काल में, अपने अपने सत्ता तंत्र के खिलाफ। आम आदमी के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष अलग अलग रूप में जारी रहा। अगर फैज़ वहाँ पर ज़िया-उल हक की जो फोर्सेस थी, जो ताकतें थी, जो तंग दिल कट्टरपंथी ताकतें थी, उनसे लड़ते रहे। और इकबाल बानो ने उनकी जो नज़में जो गाई वो उनके माध्यम से वो लड़ी, ये बात अलग है। मंटो ने अपने ढंग से विभाजन की विभीषिका को प्रस्तुत किया, ये बात भी अलग है। लेकिन हिंदी साहित्य में भी ऐसा नहीं है कि ना लिखा गया हो। ये बात अलग है कि हम लोग कई बार अध्ययन के मामले में कच्चे पड़ जाते हैं, और जब कभी ऐसे अध्ययन की बात आती है तो हम जिक्र भी भूल जाते हैं। अज्ञेय, हिंदी के शिखर, आधुनिक काल के शिखर कवि अज्ञेय ने विभाजन पर 11 कविताएं लिखी, और हमने 11 कविताओं का नोटिस नहीं लिया, तो ये हमारी भूल है। हमें उन कविताओं का फिर से एक बार पाठ करना चाहिए। वो 11 की 11 जो कविताएं हैं वो विशेष रूप से इस बात की गवाही देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय इतिहास में या भारतीय हिंदी के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में विभाजन की पीड़ा को महसूस नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। और अज्ञेय ने स्वयं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया कि सिवाय मेरे अलावा भी गिरजा कुमार माथुर, दिनकर साहब, इन लोगों ने भी उन दिनों की विभीषिका के बारे में जमकर लिखा। ये अलग बात है कि व्यापक रूप से इस पर लिखा नहीं जा सका, क्योंकि विभाजन के साथ साथ ही देश की स्वाधीनता का पहलू भी जुड़ा हुआ था। हम लोग देश की स्वाधीनता का यशोगान करने में ज़्यादा व्यस्त हो गए, क्योंकि हम लोग एक नव निर्माण की ओर आगे जा रहे थे। अब उस नव निर्माण में विभाजन की पीड़ा, विभाजन की विभीषिका या उन दर्द भरी गाथाओं को याद करते रहते तो हम निश्चित रूप से आज़ादी का जो एक महोत्सव है उसको मना नहीं पाते। तो ये एक अलग से एक बहस का मुद्दा बना रहा। लेकिन इन सभी साहित्यकारों ने एक बात का जवाब तो दिया कि ये हिंदी कविता में
विभाजन की त्रासदी अनसुनी रह गई हो, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका स्वरूप ज़रूर बदला और बाद में ज्यों ज्यों संघर्ष की दिन आए, दिनकर भी जाग खड़े हुए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और दिनकर का वो रूप और फैज़ की कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां हमने। तो ये तेवर एक जैसे थे और उसी विभाजन की विभीषिका के साथ सीधे रूप में ना बंधे होकर भी जो दास्ता की जो जंजीरें हैं उनको काटने पर बेचैन थे। शुक्रिया।